हेलो दोस्तों, रैंकर्स व्यू में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करने जा रहे हैं बीपीएससी के संदर्भ में। और ख़ास करके अभी जो चर्चा हम करने जा रहे हैं वो बीपीएससी एपीओ के संदर्भ में चर्चा करेंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों का कॉल आ रहा था कल से ही कि सर एपीओ के संदर्भ में जो इंटरव्यू होने वाला है इस पर एक वृहद चर्चा कर दें, जिससे कि हम लोगों को तैयारी करने में थोड़ी सुविधा हो जाए। और निश्चित रूप से जो एपीओ का जो इंटरव्यू है वो आपको बहुत सारा चीज़ डिपेंड करेगा कि आप एपीओ में सिलेक्शन पाने जा रहे हैं कि नहीं। इसमें इंटरव्यू का रोल काफ़ी अहम होने वाला है। लेकिन न्यायिक सेवा में जो पद होते हैं उसमें इंटरव्यू का अपना एक अलग महत्व होता है, क्योंकि इसमें कहीं ना कहीं ये मानसिकता बोर्ड का छिपा होता है कि वैसे बच्चों का सिलेक्शन हो जो पंक्चुअल हों, जिनमें एक समझ हो, क्योंकि न्यायिक गतिविधि काफ़ी चुनौतीपूर्ण होती है, जिसमें आपको तथ्यों के साथ आप में विश्लेषण क्षमता का भी डेप्थ देखा जाता है। वर्तमान जो करेंट जो मुद्दे चल रहे हैं इसकी भी समझ का आकलन किया जाता है। राज्य और अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय प्रवृत्ति के जो मुद्दे हैं उसको आप कैसे समझ रहे हैं, इसको भी कहीं ना कहीं चेक करने का प्रयास किया जाता है। तो दोस्तों, इंटरव्यू को लेकर खास करके एपीओ वाले जो छात्र हैं, देखिए आप लोग का एग्ज़ाम जो है 700 नंबर का हुआ है, जिस पर आपको मेरिट बनना है, तो वो 700 नंबर का पेपर है और इंटरव्यू 100 नंबर का है। लेकिन इंटरव्यू में अगर आप यहाँ पे 60 स्कोर कर लेते हैं, 65 स्कोर कर लेते हैं, 70 स्कोर कर लेते हैं, तो आपके सिलेक्शन के चांस काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। क्योंकि प्रोजेक्ट मैनेजर में भी हम लोगों ने देखा कि 100 नंबर का इंटरव्यू था, फिर भी उसमें कुछ बच्चे जो हैं 73 स्कोर किए, 76 स्कोर किए, और हमारे संस्थान से जुड़े हुए छात्रों ने बेहतर परफॉर्मेंस उसमें भी किया। तो ये जो प्रक्रिया है, जो नए नए तरह के एग्ज़ाम हैं, उसमें कैसे आप अच्छे ढंग से स्कोर उठा सकते हैं इंटरव्यू में, क्योंकि पटना में आपको ऐसी संस्थानें कम हैं जो इंटरव्यू पर विशेष फोकस करे। इंटरव्यू में जो है खाना पूर्ति नहीं होनी चाहिए कि आप छात्रों को सीधे मॉक ले रहे हैं, छात्र उतने जो है समझ विकसित ही नहीं कर रहे हैं विभिन्न मुद्दे पे, तो इंटरव्यू के आयोजन का कोई विशेष लाभ नहीं रह जाएगा। तो सबसे पहली जो शर्त है कि आप जो करेंट का जो मुद्दा है, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय प्रवृत्ति का, जो एक समान नागरिक को जो जानना चाहिए, जैसे जातिगत जनगणना का इशू हुआ, जैसे समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ मुद्दा, और ख़ास करके एपीओ में तो समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ मुद्दा निश्चित रूप से पूछे जाने का स्कोप है। जातिगत जनगणना का मुद्दा, मणिपुर प्रकरण जो इशू हुआ, ठीक है, तो उससे जुड़ा हुआ क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना काफ़ी बढ़ी हुई है, ठीक है। तो इन चीज़ों पर आपको कैसे समझ विकसित करना है, किस तरह से उत्तर देने हैं, इसके लिए आपको 20 क्लास पहले ही उपलब्ध करा दिया गया है। आप जुड़कर वहाँ पर चीज़ों को समझ सकते हैं। पिछले 4-5 महीने के मुद्दे को समझना काफ़ी ज़रूरी है, और कैसे उत्तर देना है इस प्रवृत्ति को आपको सीखने के लिए वो क्लास काफ़ी उपयोगी हो सकते हैं। इसके अलावे जो चीज़ें करनी है वो आपको है सबसे महत्वपूर्ण चीज़ों में कि आपका जो सिलेबस है, सिलेबस में देखें तो भारतीय दंड संहिता, इंडियन पैनल कोड, जो कि आपको भारतीय न्याय संहिता 2023 अब करने की बात की जा रही है। तो जो परिवर्तन करने की बात है, क्योंकि वर्तमान सरकार ऐसा बोल रही है कि हम परिवर्तन करेंगे। अब ये परिवर्तन अगर हुआ, ये अधिनियम का रूप ले लिया, तो आपको इससे जुड़े हुए करेंट मुद्दे से आपको अवगत रहना पड़ेगा। तो क्या क्या है बेसिक परिवर्तन को आपको देखना पड़ेगा। इंटरव्यू में इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। दंड प्रक्रिया संहिता आप लोग को 1973 पढ़ना था, और दंड प्रक्रिया संहिता को भी बदलने का बात किया जा रहा है कि भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता उसको कर दिया जाएगा 2023। तो ये ये जो परिवर्तन है इसको आपको जानना चाहिए, क्या क्या परिवर्तन इसमें हो सकते हैं। और कुछ ऐसे शब्दावली हैं जो काफ़ी चर्चा में रह रहे हैं, जो कि आपके इंटरव्यू के पार्ट बन सकते हैं, जैसे राजद्रोह कानून।
तो राजद्रोह कानून को खत्म करने की बात वर्तमान सरकार ने की है। बाल एवं अपराध पर मृत्युदंड का प्रावधान जो है कि किया गया है महिला एवं बाल अपराध पे। तो ये चीज़ें भी आपको पूछी जा सकती है। जो महत्वपूर्ण चीज़ है उसके संदर्भ में कुछ नए प्रवृत्ति के मामले के संदर्भ में भी जो है कानून बनाने की बात की गई है। जैसे कि पहले जो है आपको प्रोविज़न जो इस बार किया गया है मॉब लिंचिंग के संदर्भ में। मॉब लिंचिंग भी क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है कि मॉब लिंचिंग है क्या, भीड़ के द्वारा जो हत्या है, तो इस पे क्या प्रोविज़न किया गया है। 7 साल या फिर आजीवन कारावास या मृत्युदंड तक का प्रावधान इसमें किया गया है। तो ये भी आपके लिए महत्वपूर्ण है। और नाबालिगों से दुष्कर्म के मामले में अधिकतम जो सज़ा का प्रावधान है वो आपको मृत्युदंड का प्रावधान किया गया है। शून्य प्राथमिकी क्या है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको हो सकता है एपीओ के लिए, कि अब जो है कि आपको जीरो एफआईआर करना होगा। तो ये जीरो एफआईआर क्या है, तलाशी और जब्ती के समय जो है कि बोला गया है कि वीडियोग्राफी होना चाहिए। तो इसके क्या लाभ हो सकते हैं, ईमेल, एसएमएस, लैपटॉप, कंप्यूटर के साक्ष्य भी अब वैध होंगे कानूनी रूप से। तो जो नए परिवर्तन हुए हैं इसको भी आप लोगों को देख लेना है, ठीक है। इस पर हम चर्चा करेंगे कि कैसे इन चीज़ों को आप बेहतर उत्तर दे सकें, क्योंकि न्यायालय में जो मामले पेंडिंग हैं बहुत सारे, उसको त्वरित गति से कैसे फैसला किया जाए, इस पे भी जो है कि बहुत सारा चीज़ बनाया गया है कि त्वरित न्याय काफ़ी ज़रूरी है। देर से दिया गया न्याय नहीं है। इस संदर्भ में भी बातें की गई है कि न्याय जो मिलना चाहिए उसका एक समय सीमा होना चाहिए, तभी आप उसको न्याय बोल सकते हैं। तो बहुत सारे परिवर्तन के दौर से जो है कि न्यायपालिका को अब आगे के दिनों में गुजरना होगा। उसके लिए बहुत अच्छे तरीके से काम भी किया जा रहा है। तो इस पे आपको चीज़ों पे आपको अप टू डेट रहना है। फोरेंसिक जांच को बढ़ावा देने की बात की गई है, ठीक है। और इसमें जो है कि आपको कोई भी मामला है तो उस पर 180 दिन के अंदर पूरी जांच उसकी होनी चाहिए किसी भी मामला का। इस पर भी बात किया गया है। महत्वपूर्ण जो बदलाव किए जा रहे हैं उसमें है 3 साल से कम कारावास में समरी ट्रायल पर्याप्त होगा, ठीक है। 90 दिन में आरोप पत्र दायर करना होगा और पुलिस को कोर्ट इसे 90 दिन और भी बढ़ा सकती है। पुलिस कोर्ट अगर चाहे पुलिस को तो ये 90 दिन और बढ़ाया जा सकता है, यानी टोटल 180 दिन। सुनवाई के बाद कोर्ट को 30 दिन के अंदर फैसला देना होगा। ये भी परिवर्तन करने की बात की जा रही है। तो जो नया परिवर्तन है उसके संदर्भ में भी चीज़ों से आपको अप टू डेट रहना होगा। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जो ग्रेजुएशन के बाद जो है कि आपको लॉ करते हैं, एमए के बाद करते हैं, तो उनसे विषय से संबंधित भी प्रश्न उनको पूछा जा सकता है जो उनका ग्रेजुएशन का विषय रहा है। और उनसे ये भी पूछा जा सकता है कि आपने जो परिवर्तन किया, आप ग्रेजुएशन कर रहे थे, आपकी दिशा कुछ और थी, फिर आपने लॉ क्यों किया, लॉ करके आप क्या अच्छा करना चाहते हैं, एपीओ बनकर आप क्या करना चाहते हैं, एपीओ का कार्य क्या होता है, ठीक है। तो ये सभी क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। भारतीय न्यायिक प्रक्रिया जो है आपको आप किस रूप में देखते हैं, तो बहुत सारा चीज़ है जिस पे आपका अपना ओपिनियन भी लिया जा सकता है। तो इसमें आपको समझ काफ़ी ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ बैलेंस में आपको उत्तर देना है। कुछ हो सकता है कि आपको पॉलिटिकल क्वेश्चन भी वहाँ बोर्ड करे, जैसे कि कुछ क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं कि अभी वर्तमान में बात जो चल रहा है एक राष्ट्र एक चुनाव का, तो इससे जोड़कर भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। कैसे आप इसको बैलेंस में उत्तर वहाँ पे दीजिएगा। फिर आपको जो है कि नए संसद भवन का निर्माण हुआ है, तो इससे जोड़कर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, जैसे ईडी सीबीआई का दुरुपयोग का जो मैटर है, विरोधी पार्टियां जो उठाती है, इससे जोड़कर आपको प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। तो और फिर आपको मीडिया की स्वतंत्रता पर
क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी जो क्वेश्चन चल रहे थे न्यायिक सेवा के दौरान, उसका भी लिस्ट हमारे पास है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन किए गए हैं। तो प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। मुद्दों पे समझ के लिए पहले तो आपको जानकारियाँ दी जाए, जिसमें 20 क्लास के माध्यम से आपको करेंट और अन्य पक्ष जो जागरूकता के पक्ष हैं उस पर आपको क्लास दिया गया है। अब दूसरी बात ये आ जाती है कि जो आपका टॉपिक है उस पर आप लोग कैसे कमांड करें। तो मैं तो यही कहूँगा कि एक बार थोड़ा सिलेबस का ब्रीफ स्टडी आप लोग ज़रूर करिए। भारतीय दंड संहिता महत्वपूर्ण जो प्रोविज़न है उसको आप देख के रख सकते हैं। देखिए, दो चीज़ें हैं, एक पढ़ाई की भी एक सीमा है कि हर चीज़ मेमोरी में रहेगा उस समय या नहीं रहेगा। तो अगर आपको नहीं क्वेश्चन का जवाब नहीं आ रहा है तो वहाँ सॉरी सर बोलना ज़्यादा उपयुक्त है। ये नहीं कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं। बार बार अगर आप ये शब्द का यूज करते हैं कि रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं तो ये अपने आप में एक निगेटिव इम्पैक्ट डालता है बोर्ड पैनल पे। ठीक है, कि आप थोड़ा सा ज़्यादा जो है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं कि हर चीज़ आप जानिएगा ही। सॉरी बोलने का भी तात्पर्य है कि आप चीज़ों को भूल गए हैं अभी वर्तमान में। ऐसा नहीं है कि सिलेबस है तो आप पढ़े ही नहीं होंगे। तो बोर्ड उन चीज़ों को समझ रहा होता है। तो बार बार जो लोग बोलते हैं रिकॉल नहीं कर पा रहे हैं, इसका निगेटिव इम्पैक्ट बोर्ड पे पड़ता है। कुछ और चीज़ें हैं, जैसे दहेज प्रथा जो है उसको निषेध करने के लिए जो अधिनियम है 1961 का, तो इसको आपको जानना ज़रूरी है। 1961 के अधिनियम में क्या चर्चा है। वर्तमान में दहेज प्रथा को जो है निषेध करने के लिए बिहार सरकार भी अभियान चला रही है, तो इससे जोड़कर प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि ये कहाँ तक सफल होगा। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अधिनियम जो है ये भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इसको भी आपको देखना होगा कि SC ST को किन किन चीज़ों में जो है कि विशेष प्रकार के रियायतें हैं, कि क्या क्या अधिनियम में चर्चा किया गया है, कैसे उनको संरक्षण देने का दृष्टिकोण है। पॉक्सको एक्ट काफ़ी चर्चा में था, तो इससे जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है, सिलेबस में भी है आपका। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम से भी आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए कौन कौन सी अथॉरिटी काम कर रही है, इससे जोड़कर भी प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये तो आपका सिलेबस का पार्ट है जिसको आपको अच्छे ढंग से करना है। 2-3 चीज़ें मैंने आपको अभी तक बताया। एक तो आपको करेंट का जो मुद्दा है उसको व्यवस्थित ढंग से कर लेना है, चाहे राष्ट्रीय प्रवृत्ति का राज्य से मुद्दा हो, अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा हो। साइबर अपराध भी हाल के दिनों में बढ़ा है, इससे जोड़कर भी क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना है। G20 से जोड़कर प्रश्न पूछे जाने की संभावना है। चंद्रयान से जोड़कर प्रश्न आपको पूछे जा सकते हैं। तो ये तो एक पार्ट हो गया। दूसरा पार्ट हो गया आपका सिलेबस। तीसरा पार्ट हो गया आपने जो विषय, हो सकता है लॉ के अलावे भी बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएशन या एमए किए हों, तो उनसे भी जोड़कर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर आपका जो सबसे बेसिक जो पार्ट होता है कि आपने क्या पढ़ा, कब, कहाँ आपने अध्ययन किया, उस संस्थान से जुड़ा हुआ भी क्वेश्चन बीपीएससी में पूछा जाता रहा है, तो उस पर भी थोड़ा सा स्टडी कर लीजिएगा। जो लोग अभी जॉब में हैं उनके जॉब से भी रिलेटेड, पूर्व के जॉब से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। इसके अलावे आपको जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो हॉबी है, आइडियल पर्सन है, इसको बेहतर ढंग से तैयार करना है। बहुत सारे लोग इसको खाना पूर्ति समझते हैं कि कुछ से कुछ बोल देंगे वहाँ पे काम चल जाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। व्यवहार में आपको उन्हीं चीज़ों को हॉबी बनाना चाहिए जिसमें आपको विशिष्ट रुचि हो, जिसके बारे में आपको जानकारियाँ हो। तो थोड़ा इस पे काम कर लीजिएगा। और आइडियल पर्सन भी आपको ऐसे रखने हैं जिनके बारे में आपको थोड़ा जानकारी हो, वैसे व्यक्ति हों जो डायनेमिक पर्सन हों, विभिन्न क्षेत्रों में, कुछ क्षेत्रों में उनकी विशेष उपलब्धि हो, और निश्चित रूप से जो आप लोगों का इंटरव्यू होना है, ठीक है, जो आप लोगों का इंटरव्यू होना है उसमें विभिन्न पक्षों की ही जांच की जाती है जो आपको बताया जा रहा है। तो इसको लेकर काफ़ी परेशान नहीं होना है कि इंटरव्यू में क्या होगा क्या नहीं होगा। सिंपली आपको 8 से 10 मिनट इंटरव्यू चलना है, और 8 से 10 मिनट में ही आपके वो एप्टीट्यूड जो आप में है उसको वो आराम से परख सकते हैं कि आप में क्या कौशलता का स्तर है, आप में प्रशासनिक एप्टीट्यूड है या नहीं, लॉ में आप के पद पे आप जाने के लिए उपयुक्त हैं या नहीं,
ये सारी समझ उनको हो जाती है और इसके आधार पे वो अंक देते हैं। तो निश्चित रूप से दोस्तों मैं यही कहूँगा कि आप लोग तैयारी शुरू कर दें। और अगर आप लोग को जुड़ना है रैंकर्स व्यू टीम के साथ, जहां आपको 20 क्लास अभी उपलब्ध किया जा रहा है करेंट मुद्दा पे, अभी जुड़िएगा तो अभी से ही शुरुआत कीजिएगा। और शुरुआत ज़रूरी है क्योंकि इंटरव्यू 15 से 20 दिन में हो सकता है आप लोग का शुरू हो जाए, तो अभी से करेंट वाला पार्ट कर लीजिए। और ये जो है भारतीय दंड संहिता या दंड प्रक्रिया संहिता या भारतीय साक्ष्य संहिता, इस पे आपको काम करके रखना है। बाकी सारा चीज़ पे चर्चा चलते रहेगा। आप लोग का मॉक इंटरव्यू संभवतः हम लोग बुध या बृहस्पति से शुरू कर देंगे, तो पहले आपको क्लास जो लिया गया है उस पर काम कर लेना है, ठीक है। आप लोग को अगर जुड़ना है हमारी टीम के साथ, रैंकर्स व्यू के साथ, तो आप हमारे फ़ोन नंबर 7004291557 पे या फिर 8709537366 पे कॉल कर सकते हैं और जुड़ सकते हैं रैंकर्स व्यू टीम के साथ, जहां आपको इंटरव्यू की संपूर्ण तैयारी कराई जाएगी। और आपको पता ही होगा कि ऑडिटर में सबसे अधिक सिलेक्शन रैंकर्स व्यू के द्वारा ही, रैंकर्स व्यू के पढ़े छात्रों ने ही किया है। और जितने भी एग्ज़ाम पिछले 3 साल में हुई है बीपीएससी के माध्यम से कंडक्ट हुई है, उसमें सबसे बेहतर परफॉर्मेंस अगर किसी संस्था का रहा है, सबसे उच्च सफलता दर अगर किसी संस्थान का रहा है, तो हम लोगों के संस्थान का ही रहा है। उसमें सबसे बड़ी बात है कि हम लोग मेहनत करने में विश्वास करते हैं। मेहनत से ही आप सफलता अर्जित कर सकते हैं। सफलता का कोई और शॉर्टकट ट्रिक नहीं है। आप अच्छे ढंग से वहाँ पर चीज़ों को अगर बोल ले जाएंगे, चीज़ों को बेहतर बोल पाएंगे, तो आपको नंबर अच्छा मिलेगा। मीडियम का जहाँ तक सवाल है दोस्तों, तो आप इंग्लिश मीडियम या फिर हिंदी मीडियम, निर्भर करता है कि आपको कैसा प्रश्न पूछा जा रहा है। जिस अप्रोच पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है उसी मीडियम में आपको उत्तर देना चाहिए। अगर आप सहज हिंदी में हैं या इंग्लिश में हैं, तो आप सहजता को भी एक पैमाना मान सकते हैं, लेकिन कोशिश आपको करनी है कि जिस मीडियम में वो क्वेश्चन कर रहे हैं, पैनल अगर क्वेश्चन इंग्लिश में कर रहा है तो जवाब आप इंग्लिश में दें, अगर हिंदी में कर रहा है पैनल क्वेश्चन तो आप जवाब हिंदी में दें। ये सबसे अच्छा तरीका है, आइडियल तरीका है और इसका प्रभाव बोर्ड पे ज़रूर पड़ता है। तो इसको लेकर परेशान नहीं होना है। बहुत कुछ लोग हैं जो कि ये भी पूछ रहे हैं कि सर मेरी इंग्लिश उतनी बेहतर नहीं है, तो हिंदी में इंटरव्यू देने से क्या नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा? ऐसा कुछ भी नहीं है। हिंदी में दें या इंग्लिश में दें, किसी में इंटरव्यू देने से आपको विशिष्ट अंक नहीं मिलेंगे। बेहतर ढंग से आप जवाब देंगे, बेहतर जवाब देंगे, तभी आपको बेहतर इंटरव्यू में स्कोर मिलेगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे और भी चर्चा होगी। और फिर क्लास के लिए जुड़िए आगे और काम कीजिए। विश्वास रखिए कि आप लोग अगर बेहतर इंटरव्यू देंगे तो आपकी सफलता के चांस काफ़ी बढ़ जाएंगे। निश्चित रूप से अभी आप लोग काम करना शुरू कर दें क्योंकि समय कम है। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।